हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताइए जो इस बार 2024 में हमारे फिजिक्स में आए। तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये एक मैराथन क्लास होगा तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने। अति लघु उत्तरीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और मैंने एक लिस्ट बनाई है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आप देख सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और ये हमारे बोर्ड एग्जाम और फिजिक्स के पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज बारी है तरंग प्रकाशिकी चैप्टर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। बस इतना पढ़कर जाना बोर्ड एग्जाम में और छाप कर आओगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा सकूं। अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ब्रूस्टर का नियम है। मतलब सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कुछ छोटे क्वेश्चन है, उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे। व्यतिकरण, विवर्तन, अध्यारोपण का सिद्धांत, दोनों में व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, ब्रूस्टर का नियम, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए ब्रूस्टर का नियम क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है हमारे फिजिक्स के चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी में। देखिए क्या है ब्रूस्टर का नियम, इसमें कुछ है नहीं, मतलब है तो बहुत सिंपल सा नियम। ठीक है, मतलब ब्रूस्टर का नियम जो है वो काफी ज्यादा सिंपल सा एक नियम है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रूस्टर का नियम होता क्या है। किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण Ip में संबंध n = tan Ip होता है। इस संबंध को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। यानी कि n = tan Ip होता है, इसी नियम को ही हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। बहुत ही इजी ये नियम है, मतलब आपको इतना ही लिखना होता है कि जो n होता है, किसी पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक n होता है वो tan Ip के बराबर होता है। Ip जो आपका है ये ध्रुवण कोण है Ip, ठीक है, ये इसी के बराबर होता है। इसी नियम को ही हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। बस इतना सा लिखना है, कुछ इसमें नहीं है ब्रूस्टर के नियम में। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, यहां पे n है अपवर्तनांक, ऐसे लिख देता हूं मैं, n है अपवर्तनांक और Ip क्या है ये भी मैं लिख देता हूं थोड़ा कंफर्म करने के लिए। n है आपका अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है, और जो Ip है ये ध्रुवण कोण है। क्या है? ध्रुवण कोण। तो देखिए जो ब्रूस्टर का नियम है वो हमारे अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण के बीच रिलेशन को दर्शाता है कि आखिर इसमें संबंध क्या होता है। तो किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण Ip में जो संबंध होता है n = tan Ip, इस संबंध को ही ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। यही आपको लिखना है। 2014, 16, 17, 19 में ये पूछा जा चुका है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब Ip की जो वैल्यू होती है, देखिए वायु कांच के लिए, देखिए वायु कांच के लिए जो ध्रुवण कोण की वैल्यू होती है, यानी कि Ip का मान जो होता है, Ip का मान 57 डिग्री होता है। जो ध्रुवण कोण का मान होता है वो 57 डिग्री होता है। यानी कि वायु और कांच के लिए जो ध्रुवण कोण Ip है इसका मान 57 डिग्री होता है। बस इतना सा आपको लिखना है। यही रिलेशन होता है अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण में। बस हो गया, इतना सा आपको लिखना था और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत सारे टॉपिक है जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे जो इस चैप्टर का तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे आता है क्वेश्चन, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए।
ठीक है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन आपका कैसे आता है वो भी मैं दिखा देता हूं, जानना जरूरी है। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। कोई भी माध्यम है उसमें जो तरंगे हैं वो एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती है। ऐसे तरंग है, ठीक है, ये दूसरी तरंग है, थोड़ा अच्छे से मैंने नहीं बना पाया। तो तरंग क्या होती है, जो कंपन होता है आप लोग देखते होंगे उसमें तरंग उत्पन्न होती है। तो किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। अतः माध्यम के, जो आपका माध्यम है उसके प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि दो तरंगे जो है एक साथ एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित के तो चल सकती हैं, लेकिन ये किसी माध्यम में चलेंगी, क्योंकि तरंग के संचरण के लिए, तरंग के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। और माध्यम में बहुत सारे कण होंगे, जैसे हमारे आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, धूल के, लेकिन वो आपको नहीं दिखते, ठीक है। तो अतः माध्यम में प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन, जो माध्यम में कण है उनका जो परिणामी विस्थापन होगा वो दोनों तरंगों द्वारा, ये जो दोनों तरंगे हैं इनके द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि जो माध्यम में जो कण है उसका किसी क्षण परिणामी विस्थापन जो है वो दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। इसको आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा और बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। मतलब ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप लोग पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रकाश का व्यतिकरण। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, और टॉपिक का नाम है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे तरंग प्रकाशिकी का। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, मतलब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी कि आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर में पूछे जाते हैं और काफी बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो 2014, 15, 16, 19, 22, ठीक है, सब में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले इसको हम डीपली समझेंगे। देखो आपको पता है कि प्रकाश जो है वो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो देखो समान आवृत्त की 2 प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, अभी मैं आपको बताऊंगा आयाम क्या होता है, तरंग क्या है, ठीक है। जब किसी माध्यम में एक साथ चलती है, यानी कि 2 ऐसे प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब वो किसी ऐसे माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जो माध्यम, जिस माध्यम में तरंग चल रही है उस माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम यानी कि लगभग 0 होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। मतलब व्यतिकरण को अगर हम लोग समझें तो 2 तरंगे जब आपस में चलती हैं और वो किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझें, ठीक है। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि जब वो मिलती हैं तो उनकी तीव्रताएं कहीं कहीं तो न्यूनतम होती है यानी कि 0 होती है और कहीं कहीं अधिकतम होती है। जैसे देखिए तरंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई तरंग है, ठीक है, ये आपका देखिए तरंग, ये आपका माध्यम है कोई, और इस माध्यम में जो है तरंग चल रही है। देखिए तरंगे ऐसे चलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ऐसे। तो ये देखिए ऐसे तरंग जा रही है। अब ये तरंग हो सकती है लॉन्ग हो, थोड़ा सा और बड़ी तरंग हो, ठीक है। तो इसको आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो देखिए यहां पे देखने वाली बात क्या है, देखो समान आवृत्त की 2 प्रकाश तरंगे। देखिए समान आवृत्त की जब ये 2 प्रकाश तरंगे किसी ऐसे जिनके आयाम समान हो, आयाम क्या होता है, देखिए तरंग में जो ये ऊपर का सिरा होता है इसको हम लोग श्रृंग बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। और जो ये नीचे होता है, जो ये होता है पोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग गर्त बोलते हैं। क्या, जो ये सिरा आपका है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं,
ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ जब ये दोनों चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता, देखिए व्यतिकरण क्या है उसको समझ लीजिए। ये दो प्रकाश तरंगे जब समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे चलेंगी तो वो किसी ना किसी बिंदु पर देखिए मिल रही हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और जब ये आपस में मिलेंगी तो कहीं पर तो इनकी तीव्रता अधिकतम होगी, कहीं पर न्यूनतम होगी। अभी व्यतिकरण के प्रकार में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कहीं पर अधिकतम होगी, कहीं पर न्यूनतम होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनके प्रकार को समझेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जिनकी आवृत्ति समान हो, वो जब किसी माध्यम में चलती हैं और किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दूसरी भाषा में समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, जब ये किसी माध्यम में एक साथ चलेंगी तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब प्रकार में समझिए, प्रकार में अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, देखिए व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला विनाशी व्यतिकरण और दूसरा समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि व्यतिकरण जो है ये दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण के प्रकार भी पूछे जाते हैं। अब विनाशी व्यतिकरण क्या होगा, देखिए कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं पर न्यूनतम होती है, तो वो व्यतिकरण होता। लेकिन विनाशी व्यतिकरण क्या है, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब विनाशी नाम से स्पष्ट है, विनाश। ठीक है, मतलब वृद्धि में कमी, न्यूनतम। ठीक है, विनाश होगा भाई तो न्यूनतम होंगे, कमी आएगी। ठीक है, तो जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होगी उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। और समपोषी व्यतिकरण क्या है, जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होगी उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। अब देखिए प्रकाश तरंगों का मिलना ही व्यतिकरण कहलाता है, तो वो कई प्रकार से मिल सकती है। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे एक तरंग। देखिए तरंगे दो प्रकार से मिल सकती हैं। एक तो आपका जैसे ये एक तरंग जा रही है, देखो ध्यान से समझिएगा इसको, ये आपकी तरंग आई। ठीक है, अब ऐसे ही एक दूसरी तरंग देखिए ये, ठीक है, ये दूसरी तरंग आ गई। ठीक है, तो देखिए यहां पे भी दोनों तरंगे आपस में मिली। देखिए यहां पे और यहां पे दोनों तरंगे मिली। ठीक है, यहां भी व्यतिकरण होगा, लेकिन ये कौन सा व्यतिकरण होगा, ये समपोषी व्यतिकरण होगा। क्योंकि अगर इसका श्रृंग और श्रृंग देखिए दोनों एक ही कला में हैं, दोनों समान कला में हैं, तो इनकी तीव्रता जो यहां पर होगी, प्रकाश तरंग की जो तीव्रता आई होगी वो अधिकतम होगी। और जहां अधिकतम होगी वो समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। मतलब देखिए यहां पे जो व्यतिकरण हो रहा है, दोनों तरंगे जो है समान कला में है। ठीक है, और दोनों मिल भी रही हैं। देखिए यहां पे एक बिंदु पर मिली और दोनों तरंगे समान कला में हैं। तो जब दोनों तरंगे समान कला में होंगी तो इनकी जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी। ये होगा समपोषी व्यतिकरण का उदाहरण। किसका, समपोषी व्यतिकरण का उदाहरण। अब विनाशी व्यतिकरण क्या होता है वो भी यहीं पे हम लोग समझेंगे। देखिए विनाशी व्यतिकरण क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पे जो तरंगे होंगी, देखिए एक तरंग ये आई, देखिए ये, ठीक है, और दूसरी तरंग ये गई। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों तरंगे समान कला में नहीं है। इसका ये श्रृंग है, ये गर्त है। ठीक है, इसका श्रृंग ये गर्त, इसका देखिए दोनों तरंग का श्रृंग ऊपर था, गर्त अलग था, दोनों समान कला में थे। लेकिन यहां पे ये समान कला में नहीं है। यहां जिस बिंदु पर ये मिल रही है तो इनकी तीव्रता यहां पर न्यूनतम होगी या फिर शून्य होगी। तो ये होगा एग्जाम्पल विनाशी व्यतिकरण का। क्योंकि विनाशी व्यतिकरण में बताया गया है कि जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंग जो है समान कला में होंगे और किसी बिंदु पर मिलेंगे तो उस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी, तो वो समपोषी व्यतिकरण होगा। और विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंग जो है वो समान कला में नहीं होते हैं, जिनसे इनकी तीव्रता जो है क्या होता है, दोनों समान कला में रहेंगे नहीं रहेंगे तो इन एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो यहां पे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा। तो यही होता है व्यतिकरण
और व्यतिकरण के प्रकार। ठीक है, एक प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके प्रतिबंध है, कुछ शर्त है व्यतिकरण के। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। देखो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए अथवा दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, ये है। दूसरा, दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, मतलब दोनों तरंग की आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य दोनों बराबर होना चाहिए, तभी व्यतिकरण होगा। ठीक है। दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम भी बराबर होने चाहिए, आवृत्ति भी बराबर होनी चाहिए, आयाम भी, क्योंकि मैंने बताया था समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, तो आवृत्ति और आयाम दोनों समान होने चाहिए। चौथा देखिए क्या है, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में चले और फ्रिंजें अधिक चौड़ी बने। और पांचवा है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। तो ये कुछ शर्त हैं, जब ये शर्त पूरा होगा तभी प्रकाश का व्यतिकरण संभव हो सकेगा। ठीक है। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो मैंने आपको व्यतिकरण बताया है, तो इसमें जो प्रकाश की तीव्रता आई होती है वो तरंगों का जो आयाम होता है ए, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये न्यूमेरिकल में ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो प्रकाश तरंग की तीव्रता है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो आपका हो गया व्यतिकरण के लिए शर्त। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कला संबद्ध स्रोत। ये क्या होते हैं कला संबद्ध स्रोत? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आपके कई बार आ चुका है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, यानी कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में आते हैं। देखिए, ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यानी कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर जो है वो हमेशा नियत रहे, ऐसे स्रोत को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। मतलब 2 लाइनर इसका डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा है कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है वो कला संबद्ध स्रोत कहते हैं उनको। 2 कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जो कला संबद्ध स्रोत हैं ये किसी भी डिवाइस या युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका हो जाएगा कला संबद्ध स्रोत। ये क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है प्रकाश का विवर्तन। ऐसे क्वेश्चन आता है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार लिखिए। मैं आपको प्रकार भी बताऊंगा कि ये कितने प्रकार का होता है। जैसे व्यतिकरण है, ये भी एक प्रकाश की ही घटना है, ठीक है, तरंग की। ऐसे ही प्रकाश का विवर्तन भी होता है। देखिए इसमें क्या होता है, वहां पे 2 तरंगे आपस में मिलती थी, अध्यारोपित होती थी, तो उसको हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते थे। विवर्तन में देखिए जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाएगा तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। जैसे एक पर्दा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे हमने एक पर्दा ले लिया, ठीक। अब इसमें एक अवरोध है छोटा सा, या छिद्र भी बोल सकते हैं, छिद्र से आकर, ठीक है, अवरोध है। अब देखिए मान लीजिए कोई स्रोत है, जैसे हमारा सूर्य ही हो गया, यहां पे एक स्रोत है, ठीक है, ऐसा। अब यहां से एक प्रकाश जाती है, देखिए ऐसे प्रकाश गई यहां पे। अब ये जो अवरोध है या द्वारक है, ठीक है, इससे होकर ये जा रही है तो इसको सीधे जाना चाहिए था वैसे तो, लेकिन जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, ये जो प्रकाश आई ये सीधे ना जाकर ऐसे ऐसे मुड़ गई, ठीक है, किनारों से ऐसे मुड़ गई। तो इसी घटना को ही हम बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, ये आपका स्रोत है जिससे प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, ये आपकी प्रकाश जा रही है, देखिए प्रकाश कहां जा रही है, देखिए ये आपकी प्रकाश जा रही है, ठीक है। और ये एक पर्दा है और पर्दे में ये एक छोटा सा छिद्र या द्वारक जिसको बोल सकते हैं। तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से देखिए मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जिस प्रकाश को सीधे जाना चाहिए था वो इस द्वारक से टकराकर मुड़ गया, ठीक है, किनारों से मुड़ गया, तो इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए कितने प्रकार का होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विवर्तन के प्रकार, देखिए विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक फ्रेनल विवर्तन और एक फ्राउनहोफर विवर्तन। दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। मतलब प्रकाश आया किसी अवरोध या द्वारक, इसको लिख देता हूं मैं, अवरोध या द्वारक, आप छिद्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, अवरोध या द्वारक, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। द्वारक लिख दीजिएगा इसको, द्वारक, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश का विवर्तन है। विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है। अब फ्रेनल विवर्तन क्या है? सबसे पहले जब पर्दा एवं प्रकाश स्रोत, देखिए जो ये पर्दा आपका है और ये जो प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर हो, यानी कि ये पर्दा और प्रकाश स्रोत जो विवर्तक वस्तु है इससे निश्चित दूरी पर होगी, तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। इस नोट पॉइंट देखिए, इस विवर्तन का उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। यानी कि फ्रेनल विवर्तन जो होता है इसका यूज गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में हम लोग करते हैं। मतलब अगर आपका पर्दा एवं प्रकाश स्रोत विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर होगा, यानी कि एक निश्चित दूरी पर, लिमिटेड दूरी पर, तो पर्दे पर प्राप्त जो विवर्तन होगा वो फ्रेनल विवर्तन होगा। और ये जो विवर्तन है इसका उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। यानी कि ये जो प्रकाश स्रोत है और जो पर्दा है इसकी जो है विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर ये होंगे, तब जो है इस पर्दे पर जो विवर्तन होगा इसको फ्रेनल विवर्तन कहेंगे। अब दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है, देखो, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा विवर्तक वस्तु से आभासी या असीमित दूरी पर हो, यानी कि काफी ज्यादा दूरी पर हो, जिसकी लिमिट ही ना हो। असीमित का मतलब अनलिमिटेड, ठीक है, दूरी पर हो, तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाएगा। यानी कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से, ठीक है, आभासी या असीमित दूरी पर होगा, तब पर्दे पर प्राप्त जो विवर्तन होगा वो फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाएगा। और इस फ्राउनहोफर विवर्तन का उपयोग समतल तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका विवर्तन होगा और विवर्तन के प्रकार होंगे, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है। देखिए हमने दो कॉलम बना रखे हैं, एक तरफ है व्यतिकरण और दूसरी तरफ है विवर्तन, ठीक है। व्यतिकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरफियरेंस, और विवर्तन को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्यतिकरण क्या होता है, ये घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। यानी कि जो व्यतिकरण है ये घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिमाण है, ठीक है। और ये विवर्तन क्या है, ये घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिमाण है। ये लाइनें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। सुबह उठकर इसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत कम ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिक्स होते हैं, उसी में से इकलौता ये भी टॉपिक है, ठीक है। इसको भी पढ़ के आप लोगों को जाना है। दूसरा, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती है। मतलब जो व्यतिकरण है इसमें जितनी भी दीप्त फ्रिंजें होंगी वो एक समान तीव्रता की होंगी। और विवर्तन में इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। यानी कि विवर्तन में जितनी भी दीप्त फ्रिंजें होंगी वो अलग अलग तीव्रताओं की होंगी और तीव्रता के घटते क्रम में होंगी, ठीक है। तो ये आपका विवर्तन। तीसरा, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। व्यतिकरण में जितनी फ्रिंजें होंगी सब समान चौड़ाई में होंगी, और विवर्तन में इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होते हैं। यानी कि व्यतिकरण में जो निम्निष्ठ होंगे वो प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होंगे, और इसमें ऐसा नहीं होता। चार डिफरेंस मैंने आपको बताया, ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई तीन अंतर लिखिए, कोई चार अंतर लिखिए, तो वो आप तीन चार जो भी है चारों याद रखिएगा, जो जितना आता है आप लिख सकते हैं। अगर गिनती नहीं दी जाती कि इतना अंतर लिखो तो आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया
डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये 4 अंतर आप लोग बिल्कुल से याद रखिएगा। इतने टॉपिक जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये सारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है, क्लास 12 फिजिक्स का, ये यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको इस क्लास में तरंग प्रकाश की चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे, वो मैंने बताए। मतलब इसमें मैंने लघु उत्तरीय तक पूरे क्वेश्चन अच्छे से बता दिए। विस्तृत उत्तरीय में 2-3 क्वेश्चन हैं, जैसे तरंगाग्र क्या होता है, और भी टॉपिक्स इसमें है, डेरिवेशन है, ठीक है। द्वितीयक हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, तो उसका वीडियो बहुत जल्द आएगा। बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। बाकी मैं पूरे डेरिवेशन का एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूं जिसमें सारे डेरिवेशन, सारे लॉन्ग क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कराए जाएंगे, ठीक है। सब्र रखिए, सब कुछ आएगा। तैयारी आप लोगों की पूरी होनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।